हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन की यानी उत्परिवर्तन की, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आनुवंशिक विकारों की। पेडिग्री एनालिसिस की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम चिन्ह या प्रतीकों के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति की वंशावली को समझा सकते हैं, और गुणसूत्री विकार यानी आनुवंशिक विकारों के अंतर्गत हम मेंडेलियन विकारों और गुणसूत्री विकारों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की। बच्चों, उत्परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अचानक से किसी जीव में दिखाई देते हैं और जो स्पष्ट होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके कारण फिनोटाइप और जीनोटाइप में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ऐसे परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। बच्चों, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव के कारण जीव के फिनोटाइप और जीनोटाइप में बदलाव आता है। पुनर्संयोजन के अलावा जीन उत्परिवर्तन भी जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन लाता है। बच्चों, डीएनए के क्षार युग्म में जब परिवर्तन आता है तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, और क्षार युग्मों के घटने और बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। बच्चों, अभी आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि उत्परिवर्तन क्या होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप जीनी उत्परिवर्तन को बहुत अच्छे से फिर समझ पाएंगे। बच्चों, यहाँ पर हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन की बात कर लेते हैं। गुणसूत्रों में जो सडन परिवर्तन आता है उसके कारण उत्परिवर्तन कैसे होता है। यह दो प्रकार से होता है, संख्यात्मक उत्परिवर्तन और संरचनात्मक उत्परिवर्तन। बच्चों, जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर आ जाता है, में बदलाव आते हैं, तो उसे संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। जबकि संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आने के कारण जीन्स भी परिवर्तित हो जाती हैं। बच्चों, संख्यात्मक उत्परिवर्तन में हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी की। इसमें स्पष्ट है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है। बच्चों, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक या दो क्रोमोसोम्स में के अंतर के कारण एक या दो क्रोमोसोम में अंतर आता है, जबकि पॉलीप्लॉइडी में पूरे क्रोमोसोम्स के सेट में परिवर्तन आता है। बच्चों, ठीक है। जब पूरे डिप्लॉइड सेट में केवल एक सिंगल गुणसूत्र जुड़ता है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं। इसे 2n+1 से समझिए। डबल ट्राइसोमी में दो हैप्लॉइड सेट में एक एक गुणसूत्र ऐड हो जाता है। टेट्राजोमी में डिप्लॉइड सेट में से पूरा एक सेट यानी दो क्रोमोसोम एडिशन हो जाता है, दो क्रोमोसोम्स का एडिशन हो जाता है। मोनोजोमी में डिप्लॉइड सेट में से सिंगल क्रोमोसोम हट जाता है, गायब हो जाता है या इसका लॉस हो जाता है। और नलीसोमी में पूरे सेट में से दो क्रोमोसोम यानी एक लॉस ऑफ वन डिप्लॉइड सेट का एक यहाँ पर लॉस हो जाता है। इसी प्रकार पॉलीप्लॉइड में हैप्लॉइड ए होता है, डिप्लॉइड ए हो जाता है, और हेक्साप्लॉइड में इस प्रकार 6 सेट यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। बच्चों, संख्यात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन में डिलीशन की जब हम बात करते हैं तो लॉस ऑफ वन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का लॉस यहाँ पर हमको हो जाता है। क्रोमोसोम का एक सेगमेंट गायब हो जाता है, जबकि डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ वन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दोबारा जुड़ जाता है तो डबलिंग हो जाती है, डुप्लीकेशन हो जाता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूटता है और उसके बाद उसके रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाता है, जिससे जीन्स में उलटफेर हो जाता है। और ट्रांसलोकेशन में दो क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम का हिस्सा टूट के दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी क्रोमोसोम्स के संख्या में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन के कारण भी उत्परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा बच्चों, कई भौतिक और रासायनिक कारक ऐसे होते हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, जिनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें या कोई केमिकल पदार्थ। अब हम बात कर लेते हैं आनुवंशिक विकारों की, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की।
ऐसे कुछ विकार होते हैं जिनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, यानी वो संतानों को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। ऐसे विकारों को आनुवंशिक विकार कहते हैं। आनुवंशिक विकारों को समझने से पहले हम वंशावली विश्लेषण की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस की हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। बच्चों, अभी तक हम पौधों में, पहले हमने मटर के पौधे में देखा, फिर हमने ड्रोसोफिला मक्खी में देखा, हम अपने मन के मुताबिक यहाँ पे संकरण प्रयोग कर रहे थे और पीढ़ी दर पीढ़ियों का अध्ययन कर रहे थे संकरण प्रयोगों के द्वारा। लेकिन मनुष्य में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इच्छा अनुसार संकरण करा सकें। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से लक्षण मनुष्य में डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, और गुणों की वंशागति मनुष्यों में हम किस प्रकार करेंगे? गुणों की वंशागति के लिए हम यहाँ पर वंशावली विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम व्यक्ति के कुल का इतिहास जानते हैं, ठीक है बच्चों, और वंशागति के लक्षणों का एक आरेख तैयार करते हैं जिसको हम कुल वृक्ष या फैमिली ट्री कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम किसी विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगा सकते हैं मानवों में या मनुष्यों में। यहाँ पे देख लीजिए, जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ एनी फैमिली एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल इज नोन एज पेडिग्री। जब हम मनुष्य की जेनेटिक हिस्ट्री को चिन्हों के हिसाब से दिखाने का प्रयास करते हैं तो उसे हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं या वंशावली विश्लेषण कहते हैं। बच्चों, इनमें कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेल के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मादा के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और बीच में उनकी मैरिज दिखाने के लिए हम सिंगल लाइन का प्रयोग करते हैं। अफेक्टेड मेल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, अफेक्टेड फीमेल को हम ऐसे दिखाते हैं, और अगर इसके बीच में एक डॉट आ जाता है तो ये वाहक मेल होता है और ये फीमेल होती है, कैरियर फीमेल होती है। इस चिन्ह से हम अबॉर्शन दिखाते हैं और इस चिन्ह से हम अडॉप्शन को दिखाते हैं, और इस चिन्ह से हम दिखाते हैं पहला व्यक्ति जिसमें हमको किसी बीमारी के सिम्टम्स मिले हुए होते हैं, पहला ऐसा अफेक्टेड व्यक्ति हम इसको दिखाते हैं। ये इस सिंबल से हम पेरेंट और उनकी संतानों को दिखाते हैं, इस सिंबल से हम डाइजाइगोटिक ट्विंस को दिखाते हैं, और इस सिंबल से हम आइडेंटिकल ट्विंस को यहाँ पे दिखाते हैं। अनस्पेसिफाइड सेक्स को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, अननोन सेक्स को हम ऐसे दिखाते हैं, और डेथ को हम, मेल और फीमेल की डेथ को हम इस प्रकार इन सिंबल से दिखाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको समझाना कैसे है। माना कि आपको ये इन चिन्हों को यहाँ पे दिया हुआ है तो आप कैसे इसको समझाएंगे। ये है हेल्दी मेल, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की मेल की, नर की शादी हो रही है एक अफेक्टेड फीमेल, यानी इस फीमेल को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और इनसे 3 संतानें उत्पन्न होती हैं। एक संतान सामान्य है, सामान्य महिला है, सामान्य पुत्री है इसकी। दूसरी संतान इसकी उसी बीमारी से अफेक्टेड, जो बालक होगा वो इसी बीमारी से अफेक्टेड होगा, और जो इसकी तीसरी संतान यदि वो बेटी होती है तो वह भी इसी बीमारी से अफेक्टेड होगी बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी दूसरी पीढ़ी में इस हेल्दी महिला की शादी एक हेल्दी पुरुष से होती है तो सामान्य सी बात है जो इसकी संतानें होंगी सभी हेल्दी होंगी बच्चों। इसकी अगर इसका जो दूसरा संतान है बेटा, वो बीमारी से ग्रसित है, उसकी शादी अगर किसी हेल्दी महिला से होती है तो भी उसकी संतानें ग्रसित होंगी इस आनुवंशिक विकार से। देख पा रहे हैं आप। उसकी तीसरी संतान जो कि एक लड़की है, अगर उसकी शादी एक हेल्दी पुरुष से होती है तो भी उसकी जो संतान है ये, अगर वो नर होती हैं तो एक इसकी नर संतान अफेक्टेड होगी उस जेनेटिक विकार से और एक उसकी मेल संतान पूर्ण रूप से हेल्दी होगी, ठीक है। आप वंशावली विश्लेषण से के चिन्हों के माध्यम से इस प्रकार से उसके वंश में किसी बीमारी के क्या लक्षण है और कैसे उसकी वंशागति होती है इसको आप समझा पाएंगे बच्चों। चलिए, अब हम यहाँ पे आनुवंशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के आनुवंशिक विकारों को आपको यहाँ पे जानना है। पहले है मेंडेलीय विकार और दूसरे हैं गुणसूत्री विकार। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडेलियन विकारों की।
मेंडेलियन विकार एक जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं। इन विकारों की वंशागति मेंडेल के नियमों के अनुसार होती है। मेंडेलियन विकारों को वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडेलियन विकार प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं और मेंडेलियन विकार क्रोमोसोम आधारित भी हो सकते हैं बच्चों। मेंडेलियन विकारों का उदाहरण है हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया बच्चों। और साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत गुणसूत्री विकारों के बारे में भी जान लेते हैं। गुणसूत्री विकार तब होते हैं जब अधिक क्रोमोसोम की उपस्थिति हो जाती है या क्रोमोसोम की अधिकता या कमी हो जाती है। गुणसूत्री विकार कब होते हैं? कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड, ठीक है, ये गुणसूत्र है और ये क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण, विसंयोजन यानी इनके अलग अलग, जब ये अलग अलग होते हैं युग्मक बनते समय तो इसे विसंयोजन कहते हैं। जब विसंयोजन नहीं होता है तो एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है जिसके कारण गुणसूत्री विकार उत्पन्न होते हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसके उदाहरण है। सिंड्रोम क्या होता है? लक्षणों का ग्रुप, यानी किसी विकार के कारण जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं उनको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्री विकारों के उदाहरण है। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडेलियन विकारों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं थैलेसीमिया। ये एक रक्त संबंधी बीमारी है, ये खून की बीमारी है। यह अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी विकार है। अलिंग क्रोमोसोम यानी लिंग क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं या एक्स एक्स होते हैं, बाकी जो क्रोमोसोम होते हैं उनको अलिंग क्रोमोसोम या दैहिक क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी ये अप्रभावी यानी रेसेसिव बीमारी है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन की एक श्रृंखला अल्फा और या बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है जिससे विकृत हीमोग्लोबिन बनने लगती है जिसके फलस्वरूप एनीमिया हो जाता है। बच्चों, दूसरी बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी विकार है। इसमें रोगी में फिनाइल एलेलीन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है। फिनाइल एलेलीन, इसके बाद क्या होता है? फिनाइल एलेनीन फिनाइल पायरुविक एसिड में भी परिवर्तित हो जाता है और इकट्ठा होने लगता है व्यक्ति में, जिससे मानसिक दुर्बलता आ जाती है बच्चों। सिकल सेल एनीमिया अगला मेंडेलियन विकार का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल जहां पे होता है उसकी जगह वेलिन आ जाता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में, जिससे आरबीसी का आकार, जो ओवल होती है आरबीसी, वो हसीए के आकार की हो जाती है, ठीक है, जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन विकृत हो जाती है। इससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है, एक तो एनीमिया हो जाएगा और थकान, अनिद्रा आदि लक्षण इसके उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया और वर्णांधता को समझना। वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है बच्चों। और उसी तरह सबसे पहले हीमोफीलिया को समझिए। हीमोफीलिया और वर्णांधता की वंशागति लगभग एक जैसी होती है। अगर आप हीमोफीलिया को समझ लेंगे तो वर्णांधता की वंशागति आप आराम से समझ लेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको करना भी यही है। जैसे जिस प्रकार हीमोफीलिया की वंशागति समझ में आती है उसी प्रकार हीमोफीलिया की वंशागति को भी आपको खुद से समझना है बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिंग संलग्न विकार है, यानी लिंग गुणसूत्रों पर इस बीमारी के जीन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो मनुष्य का एक्स वाई होता है तो इसके गुणसूत्र एक्स पे होंगे, ठीक है। इसलिए एक्स गुणसूत्र में होगा तो मनुष्य सीधे रोगी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सामान्य महिला एक्स एक्स होगी, सामान्य पुरुष एक्स वाई होगा। चूंकि एक्स गुणसूत्र में होता है, यदि एक एक्स गुणसूत्र में होगा तो महिला बीमार नहीं होगी बल्कि वाहक होगी। वाहक मतलब वो खुद तो बीमार नहीं होगी लेकिन आगे की पीढ़ियों में वो इस बीमारी को ले जाएगी। जबकि एक एक्स क्रोमोसोम नर में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है
और केवल एक्स क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम ही इससे अफेक्ट होगा तो सीधे रोगी पुरुष हो जाएगा। जबकि रोगी महिला के लिए महिला के रोगी होने के लिए, हीमोफीलिया का रोगी होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम में इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक छोटे से कट के बाद भी रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर के लॉस के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे लिंग संलग्न विकारों का एक मुख्य लक्षण होता है कि ये पिता से अपने सन को यानी पुत्र को कभी नहीं मिलते हैं, पिता से ये अपनी डॉटर को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशंस आपसे पूछी जाती हैं। जैसे पहली कंडीशन ये है, माना किसी हीमोफिलिक पिता की शादी स्वस्थ माता से हो जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो हीमोफिलिक है उसकी शादी हो जाती है एक हेल्दी लेडी से, तो उसके बच्चों में इसकी वंशागति किस प्रकार होगी। मैंने आपको बताया कि चूंकि ये एक्स गुणसूत्र में होते हैं, इसलिए एक एक्स गुणसूत्र में हीमोफिलिक कब होगा, जब इसका एक्स गुणसूत्र हीमोफीलिया की बीमारी से ग्रसित के जीन से यहाँ पे हीमोफीलिया का जीन पाया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे हम सर्कल करके इसको बता रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ माता है तो उसके क्रोमोसोम स्वस्थ होंगे, उसके बाद गैमीट बने। ठीक है, फिर पनेट चार्ट के थ्रू आप सब इसको बता देंगे। ये यहाँ पे फीमेल के हैं और ये नीचे मेल के हैं। ठीक है, गैमीट बना के, अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी सभी पुत्र इस महिला के स्वस्थ हैं। ठीक है, और सभी पुत्रियां वाहक हैं, यानी इस महिला इस कपल के, इस जोड़े के सभी पुत्र स्वस्थ होंगे और सभी पुत्रियां वाहक होंगी। ऐसे बहुत सारी कंडीशन आपको दी जाती हैं, जैसे कि यदि एक हीमोफिलिक माता की शादी, यानी एक ऐसी स्त्री जो हीमोफिलिक है, उसका विवाह यदि एक स्वस्थ व्यक्ति से कर दिया जाए तो उसकी संतानों में कैसे होगी। हीमोफिलिक महिला हमको दिखानी है तो हमने इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम को सर्कल करना होगा समझने के लिए। ठीक है, तो उसके गैमीट बनेंगे हमारे ये और इसके गैमीट बनेंगे हमारे ये। ठीक है, अब क्या होगा, ये इससे मिलेगा तो ये लड़की तो इसकी करियर हो गई यानी वाहक हो गई। ठीक है, उसके बाद ये इससे मिला तो इसका जो आधे लड़के तो इसके होंगे हीमोफिलिक। ठीक है, फिर ये इससे मिलेंगे, ये इससे मिलेंगे। इस प्रकार से आप इसको अब खुद से इसको समझने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि युग्मक कैसे बनने हैं और युग्मकों के द्वारा आपको पनेट चार्ट से संततियों को कैसे दिखाना है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी जीन एक्स गुणसूत्र पे है तो वाहक महिला में केवल एक एक्स गुणसूत्र इफेक्ट होगा, रोगी पुरुष में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसी को आप सर्कल करेंगे। रोगी महिला जब आपको दिखानी है तो आपको दोनों क्रोमोसोम्स को अंडरलाइन करना होगा। इस तरीके से आपको इसको समझाना होगा बच्चों। आज के वीडियो में आपको यही करना है। आज के वीडियो को पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद लिंग संलग्न रोगों की वंशागति को, जैसे आपने हीमोफीलिया का एग्जाम्पल देखा, इसकी और कंडीशंस को आप अपने हिसाब से कीजिएगा। और साथ ही जैसे हीमोफीलिया की वंशागति होती है वैसी वर्णांधता की वंशागति भी होती है। इसको आप खुद से रेखा चित्रों द्वारा इसको समझने, पनेट चार्ट द्वारा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।